गाइस, मैं हूं डॉक्टर राम मेहरबानीवाल, प्रोफेसर एजुकेटर मोटिवेटर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू टेंसेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए टेंसेस का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा ही चैलेंजिंग है, बड़ा ही चुनौती वाला कॉन्सेप्ट है। आज से पहले आपको बहुत बार ये टॉपिक पढ़ाया जा चुका है, आपने बहुत बार ये टॉपिक पढ़ा है, लेकिन फिर भी आज तक ये टेंस का जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर नहीं हुआ। कहने को तो बहुत सारे मेरे लर्नर, मेरे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि हमको टेंस आते हैं, लेकिन जैसे ही किसी वाक्य को ट्रांसलेट करने की बारी आती है, इंग्लिश बोलने की बारी आती है या इंग्लिश लिखने की बारी आती है, तो उनका जो वायदा है वो टाई टाई फिश हो जाता है। उनको कुछ नहीं आता, वो एक टेंस का स्ट्रक्चर नहीं लिख सकते, किसी वाक्य को ट्रांसलेट नहीं कर सकते। तो इस तरह से आज भी टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो उनके माइंड में पक्का नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपको टेंस पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आपको टेंस सिखाने के लिए आया हूँ, समझाने के लिए आया हूँ, टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आया हूँ। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। और टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो समझने से पहले मेरे द्वारा अपलोड की गई 8 वीडियोस मैंने अपलोड की हैं जो केवल सिंपल सेंटेंसेस से रिलेटेड हैं, जिनमें हमने एक्शन वर्ब का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है। वो 8 वीडियोस ज़रूर देखिए, प्लेलिस्ट खोलिए और एक एक करके उनको देख डालिए, तो तब जाके ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे टेंस होता क्या है। टेंस यानी जिसको हिंदी में हम काल कह देते हैं, तो ये है क्या? तो टेंस दो चीजों को डिनोट करता है, यानी टेंस डिनोट्स 2 थिंग्स, यानी दो चीजों को डिनोट करता है ये। पहली चीज क्या है इसमें? टाइम, टाइम। और दूसरी चीज क्या है इसमें? एक्शन, या इसको हम वर्क कह सकते हैं। वर्क यानी टेंस में हम टाइम, समय की बात करते हैं, और एक्शन का मतलब है कार्य की बात करते हैं। तो टेंस क्या होता है? क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप, यानी क्रिया, यानी कार्य को हम क्या कहते हैं? क्रिया। तो एक चीज तो इसका जिक्र आता है कि क्रिया का वह रूप है जो किसी कार्य के होने का समय बताता है। तो समय ये है, यानी दो चीजों का मेंशन हुआ कि क्रिया का वह रूप, ये क्रिया है, ये कार्य है, और होने का समय बताता है। तो 3 चीजें इसमें बताई जाती हैं। यानी ये परिभाषा देखिए आप, क्रिया का रूप है जो कार्य के होने का, कार्य के जारी रहने का, कार्य के समाप्त होने का बोध कराता है। यानी ये चीज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि कार्य के होने का बोध कराता है, कार्य के जारी रहने का भी बोध कराता है, और कार्य के समाप्त होने का भी बोध कराता है। तो इस आधार पे हम देखते हैं, एक तो कार्य है जारी रहना, एक कार्य है समाप्त होना, और एक कार्य है ये होना, कार्य होना। यानी ये 3 बातें हमने इसमें देखी हैं, कार्य होना, कार्य जारी रहना, कार्य समाप्त होना। तो अब जैसे कार्य जारी रहने में हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, वह पुस्तक
पढ़ रहा है, तो इसमें कार्य क्या है? चल रहा है। यानी मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, तो ये कार्य चल रहा है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये कार्य चल रहा है। तो कार्य समाप्त। ये देखिए, वह पुस्तक पढ़ चुका है, ये समाप्त है। अब क्या होगा? कार्य होना। कार्य होना, इसमें क्या होता है? वह पुस्तक पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ता है, यानी ये भी कार्य है। और एक इन दोनों को मिला के यदि हम लिख दें, कार्य जारी भी है और समाप्त भी हुआ है। जैसे कार्य जारी भी है, कुछ कार्य समाप्त हो चुका है। यानी जिसमें ये दो बातें शामिल हों, तो उसमें क्या होगा? वह 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा है। अब इसमें देखिए, यानी 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा है, तो 2 घंटे से कुछ तो पुस्तक उसने पढ़ ली है, कुछ कार्य तो समाप्त हो चुका है और आगे भी जारी है। यानी 2 को और 3 को मिला के ये, यानी 2 और 3 प्लस है इसमें। और जो नंबर 1 है, जो मैंने बाद में लिखा था, ये इसीलिए लिखा था। क्यों लिखा था? क्योंकि न तो इसमें कार्य जारी रहने का बोध है, न इसमें कार्य समाप्त होने का बोध है। वह पुस्तक पढ़ता है, इसमें कार्य जारी रहने का भी बोध नहीं है कि कार्य चल रहा है, पता नहीं लग रहा हमारे को। और ना ही इसमें कार्य समाप्त होने का बोध है, ना ही तो ये पता कब तो शुरू किया था पढ़ना, कितना पढ़ लिया, वो लग ही रहा है या पढ़ के समाप्त भी कर लिया। तो इस तरह का बोध होता है। कार्य हो तो रहा है, लेकिन न जारी रहने का बोध है, न समाप्त होने का बोध है, न दोनों का बोध है। तो इस प्रकार से यानी ये 4 प्रकार के कार्य होते हैं। और इनको यदि हम इंग्लिश में देखें तो इसको हम इंडेफिनिट कहते हैं। इंडेफिनिट क्यों? क्योंकि यहां पे अनिश्चित है। ये कार्य क्या है? अनिश्चित। अनिश्चित क्यों है? क्योंकि इसमें पता ही नहीं चल रहा कार्य चल रहा है या बंद है, पूरा हो चुका है, कब चला है, कितना हुआ है, इसलिए ये इंडेफिनिट है। ये कार्य चल रहा है, तो कार्य चल रहा है तो इसको हम कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। और जो कार्य पूरा हो चुका है उसको हम परफेक्ट कहते हैं, परफेक्ट। और जो कार्य जारी भी है, कुछ पूरा भी हो चुका है, उसको हम इन दोनों को मिला दो, इसको हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। यानी ये तो बात है कार्य की। तो कार्य हमने 4 भागों में डिवाइड कर दिया है। अब बात करेंगे हम समय की। समय, क्योंकि टेंस है जो, वो 2 चीजों को डिनोट करता है, टाइम और एक्शन। यानी कार्य कब हुआ है, कार्य किस समय हुआ है। तो इसमें समय हम देखते हैं कि समय 3 है हमारे पास। वर्तमान जो अब चल रहा है, भूतकाल जो गुजर चुका है, और भविष्यकाल जो आने वाला है। भविष्यकाल जो आने वाला है। तो वर्तमान को हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट। भूतकाल को हम क्या कहते हैं? पास्ट। और भविष्यकाल को हम क्या कहते हैं? फ्यूचर। इस तरह से टाइम को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, कार्य को हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अब क्या होगा? इस आधार पे हम देखेंगे टाइम और एक्शन को मिला के, जैसे
पहले चारों कार्य प्रेजेंट में होंगे, फिर पास्ट में, उसके बाद फ्यूचर में। से अब यदि 3 तो हमारे टाइम हैं और एक्शन कितने हैं, एक्शन कितने हैं 4। यदि हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितने टेंसेस हो जाते हैं हमारे, 12 टेंसेस हो जाते हैं। यानी 3 टाइम और 4 प्रकार के एक्शन, तो टोटल मिला के कितने हैं 12 टेंसेस हो जाएंगे। तो 1 बाय 1 कैसे करेंगे हम इसको, पहले प्रेजेंट के साथ में वो चारों लगा दीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनेट, यहाँ लिख दीजिए प्रेजेंट इंडेफिनेट, एक एक करके लगा दीजिए। नंबर 2 पे यहाँ पे प्रेजेंट लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस लगा दीजिए। नंबर 3 पे यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, आगे क्या है परफेक्ट लगा दीजिए। नंबर 4 पे यहाँ प्रेजेंट रहेगा, प्रेजेंट के साथ में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगा दीजिए, यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इस तरह से। यानी प्रेजेंट को 4 बार लगा दीजिए इनके साथ में। उसी तरह पास्ट को लगा दीजिए, यहाँ पास्ट, ये 5वें नंबर पे आ जाएगा पास्ट इंडेफिनेट। उसी तरह पास्ट के साथ फिर कॉन्टिन्यूअस लगा दीजिए, यहाँ कॉन्टिन्यूअस आ जाएगा। उसी तरह पास्ट के साथ फिर परफेक्ट लगा दीजिए, परफेक्ट। उसी तरह फिर पास्ट के साथ में परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस लगा दीजिए। क्लियर। उसी तरह फिर फ्यूचर के साथ वो चारों कार्य जोड़ दीजिए, यानी 9वें नंबर पे आ जाता है ये फ्यूचर इंडेफिनेट। 10वें नंबर पे फ्यूचर, आगे कॉन्टिन्यूअस जोड़ दीजिए। 11वें नंबर पे फ्यूचर परफेक्ट जोड़ दीजिए। और 12वें नंबर पे क्या आ जाता है फ्यूचर परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस, ये दोनों जोड़ दीजिए। तो इस तरह से टोटल कितने हुए 12। तो इस तरह से आप 12 टेंसेस को देख सकते हैं, ये कैसे बने हैं, कैसे आए हैं, इनके नाम ये क्यों रखे गए हैं। आज तक आपको इसी चीज का पता नहीं था कि इनके नाम ये क्यों रखे गए हैं, क्योंकि इंडेफिनेट में कार्य निश्चित नहीं है, कब हुआ है, कितना हुआ है, जारी है, समाप्त हो चुका है। कॉन्टिन्यूअस में कार्य चल रहा है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब जारी रहना। परफेक्ट का मतलब पूर्ण होना, कार्य पूरा हो चुका है। और परफेक्ट का मतलब पूर्ण भी हो चुका है, और कॉन्टिन्यूअस का मतलब कुछ जारी भी है। तो दोनों को मिला के इनके नाम रख दिए गए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इफ यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो देन लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो अब हम बारी बारी करके 12 टेंसेस को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट को। इंडेफिनिट, तो इसको हम वर्तमान काल में, काल, और इंडेफिनिट का मतलब है अनिश्चित, यानी वर्तमान अनिश्चित। इसका दूसरा नाम सिंपल प्रेजेंट भी है, सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं इसको, सिंपल प्रेजेंट भी कह देते हैं इसको। ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनेट या कोई भी टेंस पढ़ने से पहले हम टेंस का जो बेस है, टेंस का आधार, वो समझना चाहेंगे। टेंस का आधार क्या है, यानी टेंस का फर्स्ट जो आधार है वो क्या है, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मतलब है ढांचा। ढांचा का मतलब है वाक्य का बनाने का तरीका।
कि वाक्य कैसे बनेगा। पहली चीज ये पढ़नी है स्ट्रक्चर। तो अब जैसे मैं यहां पे एक वाक्य लिखता हूं, वह पुस्तक पढ़ता है। अब देखिए ये वाक्य हिंदी का है, हिंदी में है, आप जानते हैं। तो ये क्या है हमारा कर्ता, यानी कार्य कौन कर रहा है, वह। इसको हम कर्ता बोलते हैं, इंग्लिश में इसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। उसके बाद देखिए क्या है ये, यानी कार्य करने वाला कर्ता होता है। उसके बाद जिसके ऊपर कार्य किया जाता है उसको हम कर्म बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, कर्म। कि जिसके ऊपर कार्य का फल पड़ता है या जिसके ऊपर कार्य हो रहा होता। तो कार्य किसके ऊपर हो रहा है, वह पढ़ता है। तो किसके ऊपर कार्य हो रहा है, पुस्तक के ऊपर कार्य हो रहा है, इसलिए पुस्तक क्या हमारा कर्म है। इसको हम इंग्लिश में ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ओ। उसके बाद पढ़ता है, यानी ये क्या है, ये कार्य है, कार्य जिसको हम क्रिया कहते हैं, यानी पढ़ने का कार्य हो रहा है। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्ब। तो अब देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, तो ये पैटर्न है ना, जो ये स्ट्रक्चर है ना, जो ये कौन सी लैंग्वेज का है, हिंदी का। हिंदी में ये स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले कर्ता आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद क्रिया आती है। लेकिन हम हिंदी की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, इंग्लिश की। तो इंग्लिश में क्या होता है, जैसे हम कहें ही रीड्स ए बुक, ये सेंटेंस। तो देखिए ही क्या है, कौन, कौन पढ़ता है, वह। तो ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। उसके बाद रीड्स है पढ़ना, यानी ये हमारी वर्ब है। और ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसके ऊपर कार्य हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट है। यानी इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आया है, उसके बाद वर्ब आई है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया है। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर जो बनता है, ये हमारा इंग्लिश का स्ट्रक्चर है। तो इसमें आपने देखा होगा, अब मैं इसको यहां लेके आता हूं, वह पुस्तक पढ़ता है। और इंग्लिश में इसको बनाया ही रीड्स ए बुक, यहां फुल स्टॉप, यहां पूर्ण विराम। देखो ये तो यही का यही है, कोई चेंजिंग नहीं है। लेकिन ये चीज यहां चली गई और ये चीज यहां आ गई। यानी आपने सब्जेक्ट तो यूं का यूं रखना है, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, उसकी जगह नहीं बदलनी। बदलनी है तो किस चीज को बदलना है, ऑब्जेक्ट को हम इंग्लिश में पीछे लेके जाते हैं और वर्ब को हम आगे लेके आते हैं। अब इस स्ट्रक्चर इसका तो ये था एस ओ वी, इसमें क्या है एस वी ओ, यानी एस का एस है, ओ की जगह पे यहाँ वी आया है और वी की जगह पे यहाँ ओ आ जाता है। यानी जो अदला बदली है वो ऑब्जेक्ट और वर्ब में है। तो इस बात को पकड़िए, ये स्ट्रक्चर है। यदि हिंदी में आप लिखोगे तो ये स्ट्रक्चर होना चाहिए, यदि इंग्लिश में आप लिखते हो तो ये स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो सबसे पहला बेस टेंस का ये है। टेंस इस बात पे खड़ी है, यानी टेंस की यदि हम 3 टांगे मान लें, 3 आधार माने, तो पहला आधार ये है। क्लियर। दूसरी चीज टेंस किस बात पे खड़ी है, टेंस खड़ी है फॉर्म ऑफ वर्ब पे, फॉर्म ऑफ वर्ब्स, यानी जिसको हम वर्ब की फॉर्म कहते हैं, वर्ब की फॉर्म। और वो जैसे आपने देखी होगी, फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं आपको, यदि हम कहें ईट, उसके बाद एट, उसके बाद ईटन, उसके बाद ईटिंग, उसके बाद ईट्स,
अब देखिए कितनी फॉर्म है, हम तो कहते हैं 3 फॉर्म है वर्ब की। कितनी फॉर्म का पता है आपको? 3, लेकिन ये तो मैंने 5 लिख दी। तो इसको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कह देते हैं और इसको बेस फॉर्म भी कहते हैं। 2 नाम हैं इसके, यानी इसको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म कह देते हैं। ये हमने वर्ब की दूसरी फॉर्म बनाई है, ईट एट। ये हमने वर्ब की तीसरी फॉर्म बनाई है। इस दूसरी फॉर्म को हम पास्ट कहते हैं, पास्ट। और वर्ब की तीसरी फॉर्म को हम क्या कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल। और ये हमारी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और ये है हमारी वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस लगाया गया है, तो इसको हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं, फिफ्थ फॉर्म वर्ब की। लेकिन ये लगाया बेस फॉर्म के साथ एस है और इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं। इसको इंग्लिश में फिफ्थ फॉर्म मान लिया गया है। लेकिन आज तक हम वर्ब की 3 फॉर्म कहते आए हैं, वर्ब की 3 फॉर्म, वर्ब की 3 फॉर्म। तो वर्ब की 3 फॉर्म तो ये है, यहाँ समाप्त हो जाती हैं। लेकिन आपने वर्ब के आईएनजी भी लगा हुआ देखा है, तो उसको क्या कहेंगे? आपने वर्ब के साथ एसईआईएस भी लगा हुआ देखा है, उसको क्या कहेंगे? तो वो भी तो वर्ब का ही रूप है। तो इस तरह से ये 5 रूप आपको देखने को मिलेंगे। तो टेंस हमें क्या बताएगा? अब बात ये है, टेंस हमें ये बताता है कि इस बेस फॉर्म का इस्तेमाल करें या पास्ट फॉर्म का इस्तेमाल करें या पास्ट पार्टिसिपल का करें या प्रेजेंट पार्टिसिपल का करें या फिफ्थ फॉर्म का इस्तेमाल करें, ये टेंस से पता चलेगा। और जब तक आप वर्ब की फॉर्म का चैप्टर क्लियर नहीं करोगे तो तब तक आपकी यहाँ फिर दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि टेंस के हिसाब से अलग अलग वर्ब की फॉर्म यूज होती हैं, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो ये दूसरा आधार है टेंस सीखने का। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान होना चाहिए, दूसरी चीज है वर्ब की फॉर्म के ऊपर ध्यान होना चाहिए, और तीसरी बात क्या है? तीसरी चीज वो है ग्रामेटिकल पर्सन, यानी इनको हम पुरुष कहते हैं। पुरुष यानी जो हमारे ग्रामर के अंदर पुरुष हम यूज करते हैं, और वो क्या हैं? जैसे आपने देखा होगा फर्स्ट पर्सन, आपने सुना होगा सेकंड पर्सन, आपने सुना होगा थर्ड पर्सन। ये सुने हैं, ये हैं क्या? तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन को आज आपने मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगा। तो जैसे कोई भी काम हम करते हैं तो हम ये नहीं कहते पहले मैं, जैसे आपको कहे कि आपने बाइक की सवारी करनी है तो आप ये कहोगे नहीं पहले मैं करूँगा। आपने हाथी की सवारी करनी है, नहीं पहले मैं करूँगा। आपने झील में नौका की सवारी करनी है, नहीं पहले मैं करूँगा। तो पहले मैं और फिर तुम है, फिर तुम, और बाद में कोई और। ये ट्रिक पकड़ लेना आप कि पहले मैं कोई भी काम करूंगा तो पहले अपना हित हम देखते हैं भाई, फिर तेरा हित देखा जाएगा और बाद में कोई और। तो पहले मैं का मतलब फर्स्ट पर्सन है और इसको हम आई कहेंगे मैं, और यदि हम एक से ज़्यादा हों तो हम इसको वी कह देंगे। और फिर तुमको हम यू कहते हैं, यू। और बाद में कोई और, यदि वो इंसान आदमी होगा तो उसको हम ही कहेंगे। और बाद में कोई और, यदि वो लड़की या औरत होगी तो उसको हम सी कहेंगे। यदि वो कोई वस्तु होगी
तो उसको हम इट कह देंगे। तो इस तरह से आई और वी हमारे फर्स्ट पर्सन हैं और सेकंड पर्सन यू है और बाद में कोई और वाले ये 3 पर्सन हैं और यदि एक से ज़्यादा हो बाद में आने वाले तो उनको हम दे कह देते हैं। तो इस तरह से इन ग्रामेटिकल पर्सन के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। जैसे फिर आई को हम 3 केसेस में अलग अलग बांटेंगे, वी को हम 3 केसेस में अलग अलग बांटते हैं, जैसे आई, माई, मी। ये केस के अनुसार आई को हम नॉमिनेटिव बनाएंगे, माई को हम पोजेसिव बनाएंगे और मे को हम ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। वी नॉमिनेटिव, आवर पोजेसिव और आवर्स भी पोजेसिव है एस लगा के, और अस होगा ऑब्जेक्टिव केस। इसी तरह यू, यूअर, यू नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव भी यू ही होता है। पोजेसिव में यूअर और यूअर्स ये 2 होते हैं। इसी तरह नॉमिनेटिव, 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 ये चारों तो नॉमिनेटिव हैं, सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल करेंगे। और इसका जो पोजेसिव है हिज बनेगा और ऑब्जेक्टिव हिम। इसका पोजेसिव भी हर और ऑब्जेक्टिव भी हर। इसका इट और पोजेसिव इट्स और ऑब्जेक्टिव इट, यानी नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव दोनों इट बनते हैं। दे, देयर, देम, तो दे नॉमिनेटिव है, देम ऑब्जेक्टिव है और देयर और देयर्स ये पोजेसिव बनेंगे। तो इस तरह से ये 3 हमारे ग्रामेटिकल पर्सन्स हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से ये 3 बेस चीज़ें हैं, ये 3 बेस चीज़ें हैं टेंस को सीखने के लिए। तो जब तक आपको इन 3 चीज़ों की डिटेल में जानकारी नहीं होगी तो आपको टेंस आ नहीं सकते। तो इसलिए मैंने पहले इन चीज़ों को आपके सामने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। मैं उम्मीद करूंगा कि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। तो कल से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ना शुरू करेंगे। तो इट इज़ एनफ फॉर टुडे। आई होप यू विल हैव एंजॉयड दिस वीडियो। सी यू सून विद माय नेक्स्ट वीडियो अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। Till then, bye bye. Have a nice day. Thanks for watching.